हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो कैमरे के साथ 18-55 का जो किट लेंस आता है, आप उसका बेस्ट से बेस्ट फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। हाँ गाइस, अक्सर हम लोग बात करते हैं, अरे यार मेरे पास तो ये किट लेंस है, अरे मेरे को तो प्रोफेशनल लेंस लेना चाहिए, मेरे को ये वाला जो 50,000 का लेंस आता है 70-200 f2.8 वाला प्रोफेशनल लेंस लेना चाहिए। लेकिन गाइस, आपके पास जो कैमरे के साथ जो 18-55 जो लेंस आता है वो भी उतना ही बेहतरीन है। मेन चीज़ है कि आपको उसका बेस्ट यूज़ निकालना आना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप उस लेंस का बेस्ट यूज़ कैसे निकाल सकते हैं, और मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि आपके इस वाले लेंस में बहुत अच्छी चीज़ भी है जिसके बारे में आपको नहीं पता। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो मेरे पास अभी हाथ में नाइकोन का D5500 कैमरा है। बहुत अच्छा कैमरा है, ये भी क्रॉप सेंसर कैमरा है। और इसके साथ में मेरे को 18-55 VR वाइब्रेशन रिडक्शन बोलते हैं। तो ये आपका जो कैमरे में हल्का फुल्का जो फ़ोटो लेते टाइम में आपका हल्का फुल्का हाथ कांपता है, उस कैमरा शेक को ये रिड्यूस करता है। इसका जो एपर्चर है वेरिएबल है, 3.5 से स्टार्ट होके f5.6 तक जाता है, जो कि एक प्राइम लेंस के मुकाबले बहुत कम है। तो अगर मैं आपको ये लेंस दिखाऊं जो मेरे पास है 50 mm f1.8, तो इसका जो एपर्चर है f1.8 है 50 mm की फोकल लेंथ पे। और ये जो हमारा किट लेंस है, जब हम इसे मैक्सिमम जूम कर देंगे, इसको अगर मैं ऐसे खोल के दिखाऊं, अभी ये 55 mm पे सेट है। तो अब इसका जो एपर्चर है f5.6 है, जो कि उसके मुकाबले काफ़ी कम है। तो इसमें आपको बैकग्राउंड ब्लर उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना उस वाले लेंस में मिलेगा। लेकिन आपको इस वाले लेंस में बहुत सारे फ़ायदे भी मिल रहे हैं, क्योंकि जब आप बिगनर होते हो तो आपको बहुत अच्छे से फोकस पॉइंट वगैरह सेट करना नहीं आता, और आपकी कैमरा में फ़ोटो लेने की टेक्निक इतनी अच्छी नहीं होती। तो उसमें आपके लिए बहुत यूज़फुल होता है ये वाइब्रेशन रिडक्शन VR। कैनन के केस में इसको IS बोलते हैं, इमेज स्टेबलाइजेशन। जो उनका भी 18-55 किट लेंस आता है, उसमें भी वो वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए इमेज स्टेबलाइजेशन डालते हैं। तो जब हम फोटो लेते हैं, हमारी टेक्निक इतनी अच्छी नहीं होती, तो उसकी वजह से जो हमारा हाथ हल्का फुल्का हिलता है, उसकी वजह से पिक्चर ब्लर्ड हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास किट लेंस है तो इसके अंदर का जो वाइब्रेशन रिडक्शन है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो एक बिगिनर बंदा जिसको बहुत अच्छे फ़ोटो लेने की टेक्निक नहीं है, वो भी बहुत शार्प फ़ोटो इस वाले किट लेंस से ले पाएगा। अब दूसरी फ़ायदे की बात, जब हम नए फोटोग्राफर होते हैं, हमें अच्छे से फोकस पॉइंट सेट करना नहीं आता। यूजुअली हमें जब किसी इंसान का फ़ोटो लेना होता है तो हमें उसकी आंखों पे फोकस पॉइंट रखना चाहिए, और हमें सिंगल ऑटो फोकस पॉइंट का यूज़ करना चाहिए। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है कि आप फोकस कैसे सेट करें, शार्प पिक्चर को आप कैसे लें, आप उसको देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। तो इस वाले लेंस का, क्योंकि जो मैक्सिमम अपर्चर है वो आपका f5.6 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से आपको जो बैकग्राउंड ब्लर इतना अच्छा नहीं मिलता। तो अगर मान लीजिए आपने आँख के बजाय इधर पे कहीं पे ऑटो फोकस पॉइंट सेट किया है, या गलती से कैमरे ने थोड़ा सा और पीछे यहाँ पे फोकस पॉइंट को सेट कर दिया है, तो क्योंकि अपर्चर ज़्यादा है तो उसकी वजह से जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इवन अगर यहाँ भी ऑटो फोकस पॉइंट है तो भी आपकी इमेज ठीक ठाक क्लियर आ जाएगी, क्योंकि इसमें आपको लेंस में इतना अच्छा बैकग्राउंड ब्लर नहीं मिलने वाला। तो उसकी वजह से वो आपका एक तरीके से फ़ायदा हो गया बिगनर का। लेकिन हाँ, अगर आपको आर्टिस्टिक इमेज चाहिए, आपको बहुत अच्छा बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, तब आप ये 50 mm का f1.8 प्राइम लेंस लीजिए। लेकिन उसके लिए आपको फिर आपकी कैमरा में फ़ोटो लेने की टेक्निक भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपका हाथ ना हिले, और आपके पास फोकस पॉइंट सेट करने का बहुत अच्छा तरीका आना चाहिए, ताकि आप आंखों पे या चेहरे पे ऑटो फोकस पॉइंट सेट कर सको। उसके अलावा इस वाले लेंस का एक और फ़ायदा है कि अगर आपका मेन इंटरेस्ट लैंडस्केप फोटोग्राफी में है, मतलब कि आप पहाड़ों के और नेचर के शॉट्स लेते हो इंसानों के बजाय, तब ये वाला जो लेंस है आपका 18-55 किट लेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब आप लैंडस्केप शॉट लेते हो तो आप एक हाई अपर्चर पे शूट करते हो, जैसे कि f10 पे या f12 पे या f16 पे। तो आपको उस केस में जो बैकग्राउंड ब्लर नहीं चाहिए होता, आप चाहते हैं कि पूरी की पूरी इमेज एकदम शुरुआत से लेके एंड तक क्लियर हो। तो आप कैमरे में f स्टॉप काफ़ी ज़्यादा रखते हो, f16 या इवन f22 तक, जहाँ तक भी आपका मैक्सिमम अपर्चर जाता है। तो उसके लिए आप इस वाले लेंस को यूज़ कर सकते हो। बहुत ही क्लियर, बहुत शार्प लैंडस्केप वाली इमेजेस इससे आ जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आपको पोर्ट्रेट इंसानों की इमेज चाहिए, बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, तब ये लेंस इतना अच्छा नहीं है।
दूसरी चीज़ गाइस, इस वाले लेंस का सबसे बड़ा फ़ायदा, इसकी जो फोकल लेंथ है वो 18 से लेके 55 तक जाती है। तो जब ये अभी ये 18 पे सेट है, जब मैं इसको ऐसे खोलूँगा तो ये 55 mm तक जाएगा। तो आपको एक फ्लेक्सिबल रेंज मिल जाती है। तो अगर आप जैसे ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप ट्रैवलिंग में इतने सारे लेंसेज कैरी नहीं करना चाहेंगे, आप बार बार लेंस कैमरे का चेंज नहीं करना चाहेंगे, तो उस केस में ये लेंस आपके लिए परफेक्ट है। आप अपने बैग में इसको डालें, और अगर आपको जैसे बस के अंदर जा रहे हैं आप या ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन के अंदर ही फ़ोटो ले सकते हो 18 mm पे सेट करके, क्योंकि 18 mm में आप बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको किसी दूर की जगह का फ़ोटो लेना है तो आप इसको जूम करके 55 mm पे भी एक अच्छा फ़ोटो ले सकते हो। तो गाइस, ये तो इसके कुछ फ़ायदे थे। अब नुकसान तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि इसका, क्योंकि जो एपर्चर है f5.6 है, तो इसमें लाइट कम आती है, तो कम रोशनी में इतनी अच्छी फ़ोटो नहीं ले पाएगा। और दूसरा, आपको बैकग्राउंड ब्लर इतना अच्छा इसमें नहीं मिलेगा। लेकिन अब मैं आपको टेक्निक बताता हूँ कि आप कैसे इससे बेस्ट से बेस्ट फ़ायदा उठा सकें। तो अगर गाइस, जैसे आप पोर्ट्रेट फ़ोटो शूट करना चाहते हो किसी इंसान का, और आप चाहते हो कि आपको बैकग्राउंड ब्लर मिल जाए, तो आप कोशिश कीजिए। तो मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ क्या आपको सेटिंग रखनी है ताकि आप बेस्ट से बेस्ट इमेज क्लिक कर सको। तो एक बार हम इसमें सेटिंग में जाते हैं, तो अभी हम देख सकते हैं कि इसकी एपर्चर वैल्यू 4.2 है। और हम इसको पूरा जूम कर देते हैं तो इसकी एपर्चर वैल्यू हो गई है 5.6। ठीक है गाइस, तो अब आपको सबसे कम एपर्चर वैल्यू रखनी है, क्योंकि 55 mm पे ये f5.6 ही इसकी मिनिमम एपर्चर वैल्यू है। तो अगर ये ज़्यादा दिखा रहा है तो आप उसको रोटेट करके 5.6 पे ले आइए एपर्चर वैल्यू को। फिर उसके बाद जिस सब्जेक्ट का आप फोटो लेना चाहते हैं उसकी आँख के ऊपर आप ऑटो फोकस पॉइंट रखिए। उसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ कि वो आपको कैसे ऑटो फोकस पॉइंट, सिंगल ऑटो फोकस पॉइंट कैसे सेट करना है। फिर उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि जिस सब्जेक्ट की आप फ़ोटो ले रहे हैं आप उसकी हाफ लेंथ फ़ोटो लें, मतलब कमर से लेके ऊपर तक की। ठीक है, और उस फ्रेम में आप उसको पूरा फिल करने की कोशिश करिए, मतलब उसके सर के ऊपर आप बहुत ज़्यादा स्पेस ना रखें। और जो आपका बैकग्राउंड है जिसके अगेंस्ट आप फ़ोटो ले रहे हो, जो सब्जेक्ट आपका खड़ा है, आप अपने सब्जेक्ट को उस बैकग्राउंड से काफ़ी दूर रखिए। यानी कि सब्जेक्ट खड़ा है और बैकग्राउंड से काफ़ी दूर हो, जैसे कि 30 मीटर, 50 मीटर या 100 मीटर। और फिर आप जब उसकी फ़ोटो लेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड होगा वो बहुत ज़्यादा ब्लर्ड होगा कंपेयर टू अगर आप अपने सब्जेक्ट को बैकग्राउंड के पास में खड़ा करते, और अगर आप एफ स्टॉप को ज़्यादा रखते। तो इस टेक्निक का आप यूज़ करके एक ठीक ठाक बैकग्राउंड ब्लर अपने किट लेंस से भी निकाल सकते हैं। उसके अलावा गाइस, आप इसका जो VR है, वाइब्रेशन रिडक्शन, उसको हमेशा ऑन रखिए। अगर आप उसको ऑन नहीं रखेंगे तो हल्का फुल्का जो कैमरा शेक हो जाता है उसकी वजह से आपको इमेज में शार्पनेस की कमी नज़र आएगी। तो आप उसको हमेशा ऑन रखिए। हालांकि आपको इस 50 mm f1.8 की अपेक्षा उतना बैकग्राउंड ब्लर नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी एक मोबाइल फ़ोन का जो बैकग्राउंड ब्लर होता है वो तो बहुत ही नकली लगता है, उसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आता। DSLR का बैकग्राउंड ब्लर इवन इस वाले लेंस से भी जो होगा वो थोड़ा कम होगा, लेकिन बहुत प्यारा और खूबसूरत और रियल नेचुरल लगेगा। तो गाइस, एक और टिप गाइस, अगर आप अपने किट लेंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हो, बहुत ज़्यादा शार्प आपको इमेज चाहिए, तो आप उसका जो F नंबर है थोड़ा सा ज़्यादा करके इमेज को शॉर्ट कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी इंसान की फ़ोटो ले रहे हैं, आप चाहते हैं कि उसके आईज सब कुछ शार्प आए, या आप लैंडस्केप वाला फ़ोटो ले रहे हैं और आपको जो मैक्सिमम वहाँ पे एपर्चर है f5.6 मिल रहा है, तो आप उसके बजाय उसे f8 पे जाके शूट कीजिए। उससे ये होगा कि अगर आप अपने लेंस की सबसे मिनिमम एपर्चर वैल्यू पे शूट करते हैं, जैसे 5.6 पे, तो उस पर जो आपकी इमेज में शार्पनेस थोड़ी सी कम रहती है। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा बढ़ा के f8 या f7 या f9 कर दो तो आपकी इमेज बहुत ज़्यादा शार्प और क्लियर होगी। हाँ, उसमें आपको बैकग्राउंड ब्लर नहीं मिलेगा, लेकिन हर दफ़ा आपको बैकग्राउंड ब्लर नहीं चाहिए होता। अगर आप कमरे के अंदर लेट्स से स्टूडियो फोटोग्राफी कर रहे हो तो उस केस में आपको बैकग्राउंड ब्लर की ज़रूरत नहीं है। आप चाहते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट है वो एकदम क्रिस्प एंड क्लियर आए, आप बैकग्राउंड में एक वाइट कलर की शीट लगा सकते हो या कोई और कलर की शीट, उसके अगेंस्ट फोटोग्राफी कर सकते हो। तो उस केस में आप f9 या f10 पे अपने कैमरे को रखें और फिर फोटोग्राफी करके देखें। फिर आप देखेंगे कि जो आपकी इमेज आती है उसको आप कंपेयर करना किसी फुल फ्रेम या प्रोफेशनल बहुत महंगे कैमरे से, तो आपको ऑलमोस्ट सेम इमेज क्वालिटी मिलेगी इसी किट लेंस से।
आपके पास अगर 18-55 का किट लेंस है तो आप उसको फेंके या बेचे नहीं, आप उसका बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हैं तो आप 2 कैमरे खरीद सकते हैं। जैसे मेरे पास ये 2 कैमरे हैं, इस वाले ये D3100 का सस्ते वाला कैमरा है, सेकेंड हैंड मैंने लिया था। इसके ऊपर मैंने 35mm का प्राइम लेंस लगा लिया है और ये मेरा D5500 है। ये काफ़ी अच्छा कैमरा है, इसका सेंसर बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त इमेज लेता है। इसके ऊपर मैंने ये किट लेंस लगा लिया है। तो वेडिंग फोटोग्राफी में अगर जैसे मेरे को ग्रुप शॉट्स लेने हैं जिसमें मेरे को ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर नहीं चाहिए, तो उसमें मैं इस वाले कैमरे से फ़ोटो ले सकता हूँ। दोनों कैमरे मेरे गले में एक साथ टंगे होंगे, ठीक है, और मैं इससे ग्रुप शॉट्स वगैरह ले सकता हूँ। और जिसमें मेरे को आर्टिस्टिक बैकग्राउंड ब्लर वगैरह दिखाना है दूल्हा दुल्हन के फ़ोटो वगैरह में, उसको मैं इस दूसरे वाले कैमरे से ले सकता हूँ। 2 कैमरे आप वेडिंग फोटोग्राफी में यूज़ करोगे तो उसका आपको एक और फ़ायदा ये होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा एक कैमरा अचानक ख़राब हो जाता है। अगर आप वेडिंग शूट कर रहे हैं और अचानक से आपका एक कैमरा ख़राब हो गया तो उसकी वजह से आपको कितना नुकसान होगा। क्लाइंट आपसे कहेगा कि यार आपकी वजह से हमारी शादी के फ़ोटो नहीं आ पाए। तो इसलिए आप हमेशा 2 कैमरा रखें अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं। चाहे तो आप दोनों बहुत महंगे कैमरे मत रखें, एक आप थोड़ा महंगा कैमरा रख लें लेटेस्ट, और एक आप सेकेंड हैंड सस्ता पुराना कैमरा ले लें। एटलीस्ट आपके वेडिंग में उससे फ़ोटोज़ आ जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। इवन पुराने कैमरे भी बहुत अच्छे फ़ोटो खींचते हैं, 2020 में भी। उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि पुराना कैमरा कौन कौन सा आप ले सकते हैं 2020 में और कितने प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो गैस इन टिप्स का आप यूज़ करके अपने किट लेंस से मैक्सिमम कैपेबिलिटी वाले बेहतरीन फ़ोटोज़ निकाल सकते हो। ओके गाइज, आई होप आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं आगे भी ऐसी ही बहुत यूज़फुल वीडियोस आपके लिए लेके आने वाला हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करो, बेल आइकन को प्रेस करो, चैनल सब्सक्राइब करो। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाल दो, भेजे होके आपको जवाब मैं ज़रूर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।